हम पढ़ रहे हैं एक समान वृत्तीय गतिकी का आज है लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने देखा कि एक समान वृत्तीय गति क्या है। एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण नियत रहता है, वेग की दिशा नियत नहीं रहती। और दूसरी चीज़ हमने देखा अभिकेंद्र बल, और तीसरी चीज़ हमने अपकेंद्र बल के बारे में भी जाना। ठीक इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप ये वीडियो नंबर 2 पर आएँ। और इसके पहले जब आपने घर्षण नाम का चैप्टर पढ़ा है, ठीक, तो उसमें वीडियो नंबर 2 स्थैतिक घर्षण और उसमें गतिक घर्षण के बारे में डिटेल से आपको वहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप इस चैनल पर घर्षण के दूसरे लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, NCERT सॉल्यूशन योगेंद्र लिख देंगे, वो भी आ जाएगा। ठीक, तो आज हम बात करेंगे समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड या पाथ। ठीक है, तो समतल वृत्तीय सड़क मतलब वृत्तीय सड़क कैसी होगी? प्लेन होगी, जैसे ये प्लेन है ना, एकदम प्लेन होगा, कहीं पे उभार या उतार नहीं होगा, समतल होगी वह सड़क। मान लेते हैं ये कोई समतल वृत्तीय सड़क है ऐसे, ठीक, ये हो गई ऐसे समतल वृत्तीय सड़क, ये हो गई, ठीक है, ये समतल वृत्तीय सड़क है। अब यहाँ पे कोई कार, यहाँ पे हम कोई कार बना लेते हैं, कार है ये। अब ये कार गति कर रही है, ठीक है, v वेग से आगे की ओर, मतलब ऐसे टर्न करेगी। तो एक बात हमने जाना इसके पहले वाले लेक्चर में कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही होती है, जब कोई वस्तु या कार कोई भी जब वृत्तीय गति कर रही होती है या पिंड, तो वृत्तीय गति करने के लिए उसे एक बल की आवश्यकता होती है, और उस बल के बिना वह वस्तु या पिंड वृत्तीय गति कर ही नहीं सकती। उस बल का नाम है अभिकेंद्र बल। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से जाना कि अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं है। यहाँ पे जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जो बल, उस बल को हम कह देते हैं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सी ऐसी बल है जो इस अभिकेंद्र बल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। तो ये हो गई समतल वृत्तीय सड़क। ठीक है, इसमें कोई कार है जिसका द्रव्यमान है m, वह ऐसे समतल वृत्तीय सड़क पर गति करती है। ठीक है, कैसे? गोल गोल घूम रही है, और इसको गोल गोल घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए है ना। तो हम जानते हैं कि जब m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु या तो रखी हो, ठीक है, जब कोई वस्तु रखी हुई है या चल रही है, तो उस पर नीचे की ओर एक भार लगता है, ठीक है, mg जिसे हम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपने केंद्र की ओर लगाती है, g कितना? जितना उसका वेट है ना, mg नीचे लग गया। अब न्यूटन की गति के तीसरे नियम से हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो ये जो कार है वह लगा रही है किस पर? सड़क पर भार mg, तो सड़क भी उस पर प्रतिक्रिया देती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, तो कार ने नीचे लगाया mg सड़क पर, तो सड़क ने लगा दिया उस कार पे ऊपर की ओर एक अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि अपोजिट होता है, विपरीत होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। अब देखो यहाँ पे सड़क पर मुड़ तो रही है कार, ठीक है ना, और कार के जो टायर हैं, कार के टायर और सड़क, ये इन दोनों के बीच एक लगता है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है F। घर्षण के कारण ही ये जो घर्षण बल है, यहाँ पे जो घर्षण लग रहा है किसके किसके बीच? सड़क और कार के टायर के बीच जो घर्षण लग रहा है, वही घर्षण बल इस कार को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो मतलब ये जो घर्षण बल है वह प्रदान कर रहा है क्या? अभिकेंद्र बल। मतलब घर्षण बल यहाँ पे अभिकेंद्र बल बन जा रहा है, ठीक है ना, घर्षण बल यहाँ पे बन जा रहा है अभिकेंद्र बल। ठीक, अब ये जो घर्षण है ना, घर्षण कब तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है? कब तक? हमने ये देखा ना कि घर्षण, जब स्थैतिक घर्षण होता है तो स्थैतिक घर्षण कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्वसमायोजित होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, उधर से भी 10 न्यूटन हमें लग जा रहा है। जैसे हम अलमारी को धक्का देना चाहें, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा अलमारी को धक्का देना चाहे तो वह धक्का नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पलट कर उसको उतने न्यूटन का फोर्स उसकी तरफ लग जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्थैतिक घर्षण जो है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है, जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं, वह सीमांत घर्षण तक ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है। उसके बाद जैसे ही गतिक घर्षण लागू होता है तो घर्षण का मान थोड़ा सा गिरता है, फिर घर्षण का मान बदलता नहीं, नियतांक हो जाता है, नियत हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो घर्षण लग रहा है वह कैसा घर्षण है? वह है सीमांत घर्षण, F लिमिटिंग लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, यह है सीमांत घर्षण। बात समझते जाना, मतलब यहाँ पे जो घर्षण लग रहा है वह एक ऐसा घर्षण है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान लग रहा है सीमांत घर्षण। इससे अधिक का घर्षण हमको नहीं मिल सकता वृत्तीय गति करने के लिए। यदि इससे अधिक का घर्षण हम लाना चाहें तो ला भी नहीं सकते, क्योंकि घर्षण हम पैदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। घर्षण डिपेंड करता है किस पर, सड़क कैसी है, सड़क जितना अधिक रफ होगा, ठीक है ना, जितना अधिक रफ होगा और टायर जितने ही ज़्यादा खांचे वाले होंगे तो फ्रिक्शन का मान उतना ही अधिक होगा, घर्षण का मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन एक लिमिट तक होता है ना, उसको भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, 10-20 न्यूटन 50 न्यूटन तक बढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। तो बात समझ आई ना। कोई m द्रव्यमान का कोई कार है जो कि v वेग से r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, इसका वेग है v और ये r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अब इसको मान लो, चलो हम एक सर्कल का एक भाग ही मान लेते हैं कि सर्कल इस वृत्त का एक भाग ही है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। इसको हमने मिटा दिया और हमने माना कि एक छोटा सा टर्न है जो कि सर्कुलर टर्न है, वृत्तीय मुड़ है, एक छोटा सा टर्न है, ठीक है ना, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। तो इसका हम एक या तो अलग से एक डायग्राम बना सकते हैं या फिर इसी में ही काम कर लो, ठीक है ना। तो इस पर मान लेते हैं, लिखेंगे आप, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक कार है जो कि v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर मुड़ती है, ठीक है ना। तब उस कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। तब इस कार पर कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है देख रहे हैं हम। एक बल लग रहा है नीचे mg, एक बल लग रहा है ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन n, या इसको r भी लिखते हैं, r भी लिख सकते हो आप। और एक बल लग रहा है घर्षण बल, जो कि उस कार को उस वृत्तीय पथ में मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ठीक है ना। तो कार पर निम्नलिखित बल लगते हैं। पहला लिख सकते हो कौन सा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक भार लग रहा है mg, ठीक है, कार पर एक भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और सड़क लगा रही है इस कार पर, और सड़क द्वारा कार पर अभिलंब प्रतिक्रिया n। अब ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं और नॉर्मल रिएक्शन बन जाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बन जाता है mg के बराबर, ठीक है, n हो जाएगा mg के बराबर, n इक्वल mg, क्योंकि दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं और विपरीत दिशाएं इनकी अलग हैं, लेकिन परिमाण में बराबर हैं, तो मतलब n बराबर हो गया mg के परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है F, घर्षण बल लग रहा है FL, F लिमिटिंग लिख सकते हो या F बस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो घर्षण लग रहा है वह सीमांत घर्षण लगता है, मतलब स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान लगता है यहाँ पे, ठीक है ना, FL या F ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो F का मान क्या होता है, म्यू इंटू S, है ना, जहाँ पे म्यू क्या है, म्यू S इंटू N, है ना। अब म्यू S हमने लिखा, फिर से म्यू बस लिख दो। म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब होता है घर्षण गुणांक, है ना, और म्यू S हमने लिखा तो उसका मतलब हो जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है ना। तो चाहे म्यू ही रहने दो, मतलब हमें अगर समझना चाहो तो म्यू S है ये, है ना, बाकी म्यू लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू क्या है यहाँ पे, घर्षण गुणांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो म्यू इक्वल टू है घर्षण गुणांक, ठीक है। अब देखो, यदि इस कार को वृत्तीय गति करना है तो उसे अभिकेंद्र बल मिलता है, और वह अभिकेंद्र बल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा रहा है, घर्षण बल। मतलब घर्षण बल किसके बराबर हो गया, घर्षण बल बराबर हो गया किसके, FC के, फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है ना। घर्षण बल किसके बराबर हो गया, FC के, घर्षण बल बराबर हो गया FC के, सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया। मतलब अभिकेंद्र बल को कितना होना चाहिए, अभिकेंद्र बल कितना लगना चाहिए, अभिकेंद्र बल को बराबर होना चाहिए घर्षण बल के। अगर इससे अधिक मान हुआ तो आगे देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब FC इक्वल लिख सकते हो F, स्मॉल f। अब FC की वैल्यू कितनी है, FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, और हमने देखा अभिकेंद्र बल का मान क्या है, mv² बाई आर इक्वल टू F की वैल्यू म्यू इंटू n, ठीक है। अब मान रखते जाओ mv² बाई आर इक्वल टू म्यू इंटू n की वैल्यू है mg। अब देखो m इधर गुणे में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, या फिर m इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मीन्स m से m हो जाएगा कैंसिल आउट। बचा क्या, v² बाई आर इक्वल टू म्यू इंटू जी। अब r को भी इधर ले आओ, r को भी इधर ले आएंगे ना,
तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर जी, है ना, आर इधर ले आया ना, म्यू आर जी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा म्यू आर जी। ठीक है, और ये कैसा वेग है, ये वेग का मान निकलता है, मतलब ये है वी मैक्स, है ना, मतलब जो कार मुड़ रही है वृत्तीय पथ पर उसकी अधिकतम वेलोसिटी होनी चाहिए, उसका अधिकतम वेग होना चाहिए कितना, इक्वल टू रूट म्यू आर जी के। ठीक है, कितना होना चाहिए अधिकतम मान, रूट म्यू आर जी के। अब देखो यहाँ पे जरा जी का मान क्या हम बदल सकते हैं, हाँ, जी का मान हम नहीं बदल सकते ना, जी हमारे हाथ में नहीं है। हम आर का मान भी नहीं बदल सकते हैं क्या, आर मीन्स त्रिज्या का मान बदल सकते हैं क्या, नहीं, जैसा टर्न है वैसा हमको मुड़ना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, है ना। हम म्यू के मान को कुछ हद तक बदल सकते हैं, म्यू मतलब घर्षण गुणांक, हम कुछ हद तक कैसे बदल सकते हैं, मान लेते हैं चिकनी सड़क है या कभी बरसात के दिनों में सड़क गीली हो जाती है, तो गीली सड़क पर क्या हो जाता है, घर्षण का मान कम हो जाता है, म्यू का मान कम हो जाता है उस टाइम पे, और गर्मी के दिनों में म्यू का मान अधिक होता है। या फिर रोड आपका बहुत एकदम स्मूथ है, चिकना है, तो म्यू का मान कम होगा, घर्षण कम होगा ना चिकनी सतह पर। और यदि खुरदुरी सतह है, मोड़ में यदि खुरदुरा है, तो फिर वी का मान भी अधिक हो जाएगा, मतलब आप अधिक वेग से टर्न कर सकते हो, वृत्तीय मोड़ पर को पार कर सकते हो अधिक वेग से, तो म्यू का मान भी कुछ हद तक बढ़ता है। ठीक है, कुछ हद तक कैसे, जैसे कि म्यू का मान हम कैसे बढ़ा सकते हैं घर्षण का, हम सड़क को खुरदुरा कर दें, कार के पहियों में खांचे लगे हों या कार के नए पहिए हों, या फिर इसके आगे देखेंगे हम बंकित सड़क, हाँ, सड़क को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़े से एंगल से, थोड़े से कोण से, थोड़े थीटा कोण से हम सड़क को ऐसे बाहर की ओर उठा देते हैं, जिससे घर्षण का मान बढ़ जाता है ना। इसलिए हम समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति हम पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन जब बहुत हाईवेज में जब हम जाते हैं तो ये जो कार वृत्तीय सड़क होती है वह समतल नहीं होती, वह थोड़ा सा बंकित होती है ना, बैंकिंग रोड होता है, बंकित होती है, मतलब थीटा कोण से थोड़ी उठी हुई होती है, बाहर की ओर ऐसे उभार ली हुई होती है। ठीक, कभी आप प्रैक्टिकल करना जाना सड़कों में तो देखना, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो ये वेग का अधिकतम मान है, बात समझ आ रही है ना, मतलब वेग का वी मैक्स कितना होना चाहिए, म्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आर और जी हमारी बस की बात नहीं है। हाँ, यदि आर अधिक है, यदि त्रिज्या बहुत अधिक है ना, त्रिज्या बहुत अधिक है मतलब सेंटर से हम बहुत दूर हैं, ऐसे वृत्तीय पथ मैंने बनाया था ना, यदि हम इससे बहुत दूर हैं और रोड और ये सड़क भी चौड़ी है, तो फिर हम वी मैक्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और यदि म्यू का मान कम है तो वी कम रखना पड़ेगा, है ना, मतलब हमारे हाथ में केवल है म्यू और कुछ नहीं, ना आर ना जी। यदि आर का मान अधिक है तो अधिक वेग से पार कर सकते हो, यदि म्यू का मान अधिक है तो अधिक वेग से पार कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, तो ये था समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति का डेरिवेशन। कल हम देखेंगे बंकित सड़क पर कार की गति, जब घर्षण बल उपस्थित हो तब की कंडीशन में, और जब घर्षण बल ना हो तब की कंडीशन में भी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।